हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है बेटे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, चैप्टर 1, क्लास 12, दो ध्रुव्यता का अंत। इसके अंदर आज हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे बेटे सोवियत सिस्टम की। तो सोवियत सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो यूएसएसआर की तरफ से लाया गया था, और इस सिस्टम के अंदर, सोवियत सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे कि इस प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, वो क्यों लाया गया, किस तरह से बाद में वो नहीं कामयाब हुआ। तो इन सबको बातों को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए दो ध्रुव कौन से थे। विश्व के अंदर दो चीज़ें सबसे पावरफुल थे, दो देश, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है बेटे वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और वो बना था 1917 में, जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी जो समाजवादी सिस्टम पर आधारित थी और वो पूंजीवाद सिस्टम के अगेंस्ट थी। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं सोवियत यूनियन का सिस्टम, सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो है बेटे वो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद, जो रशियन क्रांति थी 1917 में जो हुई थी, उसके बाद आई थी। और इस रेवोल्यूशन के जो लीडर थे उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। और ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था बेटा, ये किस प्रिंसिपल पर आधारित था? इक्वालिटी के, समानता पे, क्योंकि समाजवादी सिस्टम हमेशा से सभी को समान दर्जा देने के लिए इस बात पर ही टिका रहता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को किस तरह से अबॉलिश किया जाए इसके ऊपर ये सिस्टम बेस्ड था। समाजवादी सरकार जो होती है, समाजवादी सिस्टम को जो फॉलो करते हैं, उसमें जो मेन काम होता है वो होता है बेटे सरकार का, सारी पावर उसी के हाथ में रहती है। पूंजीवादी सिस्टम में जो है वो पावर पूंजीपतियों के हाथ में रहती है, क्योंकि यहाँ समाजवादी सिस्टम था तो सारा कंट्रोल जो था वो सरकार के हाथ में ही था, ठीक है। और जो बोल्शेविक कंट्रोल था, बोल्शेविक क्रांति थी, इसको हम सोवियत सिस्टम भी बोलते हैं। 1922 में यूएसएसआर बनाने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी बेटे कुछ कंट्रीज़ के बीच में, जिनका नाम था रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। इन सब के अंदर जो मिलकर एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली यूएसएसआर बना था। अब जो यूएसएसआर बना था, क्योंकि वो 15 कंट्रीज से मिलकर के बना था और इन्होंने सबने समाजवाद सिस्टम का साथ दिया था, तो इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया जिसका नाम था सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम की कुछ खास विशेषताएं थी जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, इनकी थी प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी माने इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल प्लान्ड थी, समाजवादी तरीके से चलते थे ये, और सरकार जो है इसका पूरा ध्यान रखती थी कि हर चीज़ लोगों को मिल जाए, जो न्यूनतम जीवन स्तर की चीज़ें हैं वो मिल जाएं। वास्ट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है कि इनके पास जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो बहुत सारे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका बनावट थी, अंदर जो सिस्टम में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था, वो भी सब बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, स्टील, आयरन, सब कुछ बहुत अच्छा था। संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। इसके बाद स्टेट ओनरशिप का मतलब ये है कि जो सारा का सारा कंट्रोल था वो स्टेट का था बेटा, और लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट्स ओनली। स्टेट कंट्रोल, अभी जैसे कि अभी हमने बात की कि स्टेट का पूरा कंट्रोल था बेटे, और वो ये कोशिश करते थे कि लोगों को जो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग है, न्यूनतम जीवन स्तर की बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं वो उनकी पूरी की जाएं।
ऑप्टिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि न्यूनतम जीवन स्तर की जो बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों का कल्याण, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और क्योंकि ये जो क्रांति थी बोल्शेविक क्रांति, दैट वाज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड नो अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं कोई भी, सारा जो कंट्रोल था लैंड पर, रिसोर्सेज पर, हर चीज़ पर, कैपिटल पर, इकोनॉमी पर, सब चीज़ सरकार का कंट्रोल था। और सरकार अपने लोगों का ये ध्यान रखती थी कि उनको सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हों, इसलिए उस समय पर बेरोज़गारी भी नहीं थी। तो सोवियत सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत एक कामयाब, एक अच्छा सिस्टम था। इसके अंदर नौकरशाही की जो भूमिका थी बेटे, वो बढ़ रही थी, क्योंकि लोग नौकरियां कर रहे थे, नौकरशाही यहाँ पर बढ़ रही थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जो सोवियत संघ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, क्योंकि ये समाजवादी सिस्टम पर चलते थे, तो इनका इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सिस्टम किस तरह का था, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था बेटे 1945 में, एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर the East European countries that the Soviet army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR. सारा जितना भी सोवियत आर्मी थी सब यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई थी। और जब सोवियत संघ ने अपना कंट्रोल संभाला स्टेट ने, तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के अंदर किए गए थे। तो जो सोवियत इकोनॉमी थी वो ज़्यादा डेवलप हो गई रादर देन दूसरी कंट्रीज़ के, जैसे कि अमेरिका भी बहुत ज़्यादा उस समय पर हाईली डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन इसकी सोवियत इकोनॉमी जो थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई थी और शायद अमेरिका से भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। इनका अपना उन्नत संचार प्रणाली थी, जैसे कि अभी हमने बात की थी। इनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, ऊर्जा संसाधन, जिसमें कि ऑयल, आयरन, स्टील सोवियत संघ के पास बहुत मात्रा में था। ठीक है, और इसके बाद अब हम ये जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो बेटे इसके अंदर हमने अभी ये सारा पढ़ा है कि इनकी एक प्लान्ड इकोनॉमी थी। ये बात हमने अभी पहले सबसे पहले इसके फीचर में भी पढ़ी थी। तो पूरी कंट्री के लिए सरकार ने बहुत अच्छी एक नियोजित अर्थव्यवस्था बनाई हुई थी, जिसके कारण ना तो वहाँ पर बेरोज़गारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, और लोगों को अपने न्यूनतम जीवन स्तर की सभी सुविधाएं प्राप्त थी। सरकार इसके अंदर पूरा रोल निभा रही थी अपना अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और क्योंकि ये बोल्शेविक क्रांति 1917 की जो रशियन क्रांति थी उसके बाद यूएसएसआर का निर्माण हुआ था, 15 गणराज्यों से मिलकर ये बना था, तो ये शुरू से ही पूंजीवादी सिस्टम के अगेंस्ट था। तो सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये टोटली पूंजीवाद सिस्टम के विरोध में था, अगेंस्ट था। देन स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि स्टेट का पूरा कंट्रोल था, राज्य का पूरा कंट्रोल था, सरकार ही हर चीज़ के लिए जवाबदेही थी। तो स्टेट कंट्रोल था, तो इसलिए सभी चीज़ें सरकार के अंडर थी, कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर पाता था और सरकार सभी का ध्यान इसमें रखती थी। सोवियत यूनियन हैड मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो मैंने आपको जैसे बताया है, न्यूनतम जीवन के स्तर को सरकार की गारंटी थी ये कि वो सबको उस चीज़ को प्रोवाइड करवाए। साथ ही साथ जो इनको गृह उद्योग के लिए भी डोमेस्टिक कंजम्पशन की इंडस्ट्री थी इनके यहाँ पर, जहाँ पर घर के यहीं पे इनके उद्योग जो थे अपने ही थे, जिसमें ये छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़े से बड़े प्लेन तक का उत्पादन अपने यहीं करते थे। तो इनकी इकॉनमी जो थी बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में यस लिख सकते हैं बेटा। कहीं पर भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप साथ में बता दें। सोवियत सिस्टम इतना अच्छा था, तो आखिर क्या कारण हुआ बेटे
कि बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां रही थी, और वो कमियां क्या थी बेटे, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। चाहे सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन सोवियत सिस्टम में कुछ लूप होल्स भी थे, कुछ कमियां भी थी, जिसके अंदर ये था कि जो सिस्टम था बेटे ब्यूरोक्रेटिक था और ओवर सेंट्रलाइज था, कि जिसने लोगों की लाइफ को मुश्किल कर दिया था। तानाशाही टाइप का था यहाँ पे। ब्यूरोक्रेटिक माने नौकरशाही ज़्यादा थी यहाँ पर, और नौकरशाही ज़्यादा होने की वजह से लोग जो हैं अपनी बात को बोल नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे। नौकरशाही माने अगर कोई नौकर है बेटे तो वो कैसे अपनी बातों को रखेगा ना, तो वो उनको सरकार की सारी बातों को मानना पड़ता था, चाहे उन्हें पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, हर चीज़ के लिए सरकार के ऊपर ही निर्भर रहना था। तो लोगों की लाइफ कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि जो सिस्टम था ब्यूरोक्रेटिक था, नौकरशाही वाला था। It shifted the initiative of people due to lack of democracy and absence of freedom of speech and expression. मतलब जो लोग वहाँ पर फील करते थे, कमी महसूस करते थे, वो थी बेटे लोकतांत्रिक शासन की। और लोकतांत्रिक शासन ना होने के कारण, डेमोक्रेसी ना होने के कारण, और लोगों को इस चीज़ की आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी बात को रख पाएँ, कोई अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाएँ, एक्सप्रेशन दे पाएँ, कोई स्पीच दे पाएँ। तो ऐसा उनके पास बिल्कुल भी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएँ। Nearly all the Soviet instructions needed reforms, but the strict one-party control by the Communist Party controlled by all the institutions unaccountable to the people. लोगों की मर्ज़ी का बिना ध्यान रखे हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो सिर्फ अपनी ही सत्ता चलाती थी। अपने हिसाब से लोगों का जो भी उसे काम करना होता था लोगों के कल्याण के लिए, बिना लोगों की मर्ज़ी जाने, वो अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल के हिसाब से वो सब कुछ करते थे। द कम्युनिस्ट पार्टी इवन रिफ्यूज टू गिव फ्रीडम टू पीपल ऑफ 15 different republic of Soviet Union to retain and manage their own affairs, which included cultural affairs. जो 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था, इवन की कम्युनिस्ट पार्टी उन लोगों को भी इजाज़त नहीं देती थी कि वो कुछ अपनी बात रख भी पाएँ या अपने कोई भी कामों को वो खुद मैनेज कर पाएँ। ऐसा कुछ भी उनको इजाज़त नहीं थी। They were not allowed to do so. Though Russian Federation was only one of the 15 Soviet republics, it dominated the helm of affairs, neglecting people from other regions and making them feel oppressed. यही बात थी कि जो रशियन फेडरेशन थी, जो गवर्नमेंट थी बेटे, वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा समझदार समझती थी, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब अहम की भावना थी, इतना ज़्यादा एटीट्यूड था गवर्नमेंट के अंदर कि वो सोचते थे, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो ये सोचते थे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो लोगों की ना मर्ज़ी जानते थे, ना लोगों की परेशानियों को जानते थे, ना लोगों की किसी भी चीज़ को सुनना चाहते थे, कोई उनकी बात को समझना चाहते थे। वो ये कहते थे जो हम कर रहे हैं वही हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जो सोवियत सिस्टम था बेटे, हालांकि बहुत चीज़ें उसके अंदर अच्छी थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, और वहाँ पर जो है सभी लोगों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर भी सुनिश्चित था, बेरोज़गारी भी नहीं थी, और हर चीज़ वो वहाँ अपने यहीं पर ही बनाते थे, पिन से लेकर प्लेन तक। तो उनके गृह उद्योग भी बहुत अच्छे थे। सब चीज़ अच्छे होते हुए भी जब लोगों को बेटे कुछ बोलने की इजाज़त नहीं मिलती, लोग अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते, people are not able to express their feelings, ठीक है, their sufferings, तो फिर वो लोग, ऐसे लोग जो है ऐसी सरकार को नहीं पसंद करते। और यही कारण था जिसके कारण सोवियत सिस्टम जो है या सोवियत संघ जो है उसका विघटन हुआ था। इसके अंदर कहीं ना कहीं मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका आती है। अब हम इसके आगे का, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण था, मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका थी, इन सब बातों के लिए
आप मेरा इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे, उसको सुनेंगे और समझेंगे। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।